डॉक्टर गौरव सिंह। हम लोग यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम में हैं और पढ़ रहे थे स्टरलाइजेशन टेक्निक ना। और स्टरलाइजेशन में फिजिकल स्टरलाइजेशन हो गया था, और फिजिकल स्टरलाइजेशन में क्या क्या हमने बताया था। हाँ, सनलाइट हो गया था, हीट हो गया था, वाइब्रेशन हमने बताया था, रेडिएशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन ना। अब सुनो, रेडिएशन में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के रेडिएट होते हैं, एक नॉन आयोनाइजिंग होते हैं और एक आयोनाइजिंग होते हैं ना। नॉन आयोनाइजिंग में आपका इंफ्रारेड और यूवी रेज होता है ना, और आयोनाइजिंग रेज में आपका एक्स रेज, बीटा रेज और गामा रेज ना। इनसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड करके उससे, हाँ तब क्या अल्फा, अच्छा अल्फा और गामा, बीटा वगैरह तो मान लीजिए वो हम यूज करते हैं वहां पे दूसरे फॉर्म में। अल्फा और गामा, अल्फा गामा और ये एक और बताइए एक्स रेज ना। तो ये सब जो होते हैं ये आपके आयोनाइजिंग में आते हैं। तो इनको हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करके उस माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें है फिल्ट्रेशन, हेडिंग बनाइएगा। लास्ट फिजिकल मेथड में लास्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इधर देखो, फिल्ट्रेशन में हम जनरली कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट ना। जैसे कोल्ड स्टरलाइजेशन में हम भाई कोई केमिकल्स या वो सब लिए रहेंगे और उसमें कोई कंपोनेंट को हमको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है ना। तो जैसे आप वो करते हो, रेफ्रिजरेटर आपके घर होगा या फ्रिज होगा, तो उसमें आप क्या करते हो कि जो कोई भी कंपोनेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट ना, आप सब्जी बनाए, अब वो सब्जी आपको 2 दिन अगर चलाना है ना, या कोई फूड प्रोडक्ट आप बनाए हैं ना, उस फूड प्रोडक्ट को उसमें आप रख देंगे तो 1-2 दिन तक वो क्या करेगा, सरवाइव रहेगा ना। और सरवाइव नहीं रहेगा तो भाई कैसा कि आपको भाई स्मेलिंग के जरिए ही पता चल जाएगा। जैसे जब कोई रॉट होने लगेगा कोई चीज ना, तो भाई वो स्मेल करने लगता है, समझे नहीं। जैसे बैक्टीरिया अगर किसी पदार्थ के ऊपर, फूड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो उस फूड प्रोडक्ट से क्या होने लगेगा, बदबू आने लगता है। तो आप तुरंत जान जाओ कि वो क्या हो गया है, वो खराब हो गया है। या तो फंजाई या तो आपके ये बैक्टीरिया वगैरह उस पर ग्रो करके वो क्या कर रहे हैं भाई, उसको सड़ाने लगेंगे। क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया दोनों का नेचर लगभग सेम होता है। दोनों क्या करते हैं, दोनों आपके एटमॉस्फेयर को क्लियर करने का कार्य करते हैं, जानते हो नहीं, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों। क्योंकि भाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रो कर रहे हैं तो जब तक उसको सड़ाएंगे नहीं तब तक आपके एटमॉस्फेयर की क्लीनिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो यही रीजन है कि आपका एटमॉस्फेयर जो एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, या सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, या आप वाटर पॉल्यूशन की बात करें, तो उसका कुछ हद तक उसको डिग्रेडेट करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई करता है। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा रह गया ना, तो भाई वो उस इन्वायरमेंट के लिए तो सही है नहीं ना। लेकिन जब वो बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर ग्रो करके उसको क्या करते हैं, उसको सड़ा गला देते हैं। तो अब उस बैक्टीरिया या उसको भाई हम कोल्ड ट्रीटमेंट जब करेंगे तो उस कोल्ड प्रोडक्ट को हम उस रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में हम इनटेक करके ना, उसको हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अब ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें डैश करके पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए फिल्ट्रेशन इज द कोल्ड स्टरलाइजेशन। फिल्ट्रेशन इज द कोल्ड स्टरलाइजेशन। Filtration is the cold sterilization. Next, in this process, remove all type of microorganism. In this process, remove all type of
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, all type of microorganisms are called as filtration. Full stop. Microorganisms are separated according to their different shape and size, according to their different shape and size ना। डिफरेंट शेप और साइज के जो कह सकते हैं कि माइक्रोब्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं। जैसे आपका एक्वागार्ड आरओ जानते हैं, एक्वागार्ड आरओ वो क्या करता है, वो कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे पानी आप उसमें कोई डालो तो पानी को ठंडा भी करता है, उसके अलावा उसको क्या करता है, फिल्टर्ड भी करता है ना। अब आरओ प्लांट जो लगाए होंगे वो आरओ प्लांट को फिल्टर्ड करेंगे, उसके बाद फिल्टर करने के बाद उसको कोल्ड भी, तभी पढ़ा ले तब ना, तो ठंडा भी करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको फिल्टर्ड भी करेंगे। तो दोनों चीज होता है। जैसे हम आरओ भाई मंगाते हैं पानी हम लोग, तो वो ठंडा भी आपका रहेगा और उसका टेस्ट भी चेंज रहेगा ना। लेकिन रिसेंट डिस्कवरी से या रिसर्च से ये पता चला है ना कि जितने भी पानी जो हम फिल्टर्ड पानी पीते हैं वो फिल्टर्ड पानी हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है, उसके अलावा जो एज रिटार्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, एज को रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड मतलब घटा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में माल न्यूट्रिशन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। अब कैसे कमी हो सकती है आपको पता ही है कि भाई वाटर में ही तो सब जितने भी कंपोनेंट है सब उसमें प्रेजेंट है ना। अब फिल्टर्ड होके हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम, एक तो बैक्टीरिया वगैरह भी फिल्टर्ड हो रहे हैं, उसके अलावा इसमें जितने भी मिनरल्स हैं, इसेंशियल मिनरल्स, वो भी फिल्टर्ड हो जा रहे हैं। भाई आपको पता ही होगा कि लगभग 100 लीटर पानी में से आप लगभग 70 से 80% जो वाटर होता है वो वेस्ट होता है, उसके बाद 20% लगभग वो वाटर आपका तब वो प्यूरिफाइड होके उतना बचता है। समझ में आया कि नहीं? अब वो भाई जो वेस्ट वाटर जा रहा है, अगर हम उसको एग्रीकल्चर ना इरिगेशन में यूज कर दें, एग्रीकल्चर इरिगेशन मतलब फसल की सिंचाई ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ है कि नहीं? लेकिन ऐसा हम जनरली करते नहीं। अगर हम वेस्ट के रूप में उसको हम भाई बहा देते हैं ना। तो ये आपका फिल्ट्रेशन हुआ। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा केमिकल स्टरलाइजेशन। ये फिजिकल में आपका ये कंप्लीट हुआ। दूसरा केमिकल स्टरलाइजेशन। सेकंड ना, ये देखिए अब अगर हम बात करें केमिकल स्टरलाइजेशन में,
इधर देखिए केमिकल स्टरलाइजेशन में हमने क्या बताया, केमिकल्स के द्वारा जब क्या करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हम बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, केमिकल स्टरलाइजेशन। उसमें पहला पॉइंट हमने बोला कि स्टरलाइजेशन कैन बी डन बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। हाँ, दूसरा लिखिए chemicals are also used, chemicals are also used for, chemicals are also used for sterilization, used for sterilization, that is heat sensitive material, that is heat sensitive material, sensitive material like जैसे biological material, like biological material। अब हेडिंग एक छोटा सा बनाइएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन, आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। डैश करके पहला हेडिंग बनाइएगा, एल्कोहल, CH5OH। पहला क्या लिखे, एल्कोहल। पहला पर लिखे एल्कोहल इज कॉम्बिनेशन विथ, alcohol is combination with distilled water, combination with distilled water are most effective, distilled water are most effective। एथिल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल most commonly used, दूसरा लिखेगा एल्डिहाइड्स, पहला एल्कोहल हो गया, दूसरा एल्डिहाइड्स। इधर देखिए, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड, हाँ, अब फॉर्मल्डिहाइड आपका क्या करता है भाई कि जनरली जब हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में जिसमें बैक्टीरिया है तो किस पे अटैक करता है, उस बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड होता है और उसका प्रोटीन, उन दोनों को क्या करता है, बाइंड कर देता है, उसके साथ बाइंड करके उसके एक्टिविटी को क्या करेगा, स्लो कर देगा। और बैक्टीरिया का एक्टिविटी दो ही चीज से रुक सकता है, हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियाइड होता है, डेट इज न्यूक्लिक एसिड जो उसका होता है वो बहुत फंक्शनल होता है ना, और फंक्शनल होगा कि जो बाइनरी फ्यूजन होता है बैक्टीरिया में, पढ़े होंगे आप लोग,
बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से ही वो क्या करेगा कि एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो में हर 20 मिनट या इवन मोर या इवन लेस टाइम में वो क्या करेगा डिवाइड होकर और बैक्टीरिया की प्रोजेनी को आगे बढ़ाता है। तो जब उसके जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन पे अटैक करके उसको बाइंड कर देगा ना, बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देगा, तो भाई आसानी के साथ उस बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब सर्वाइवल रेट स्टॉप हो जाएगा तो डेड हो जाएगा ना। तो इसमें लिखेगा फॉर्मल्डिहाइड आर फॉर्मल्डिहाइड आर 10% aqueous solution, 10% aqueous solution of formalin, 10% aqueous solution of formalin is commonly used which is work at bind with nucleic acid and protein, nucleic acid and protein. Next, these chemicals are used for killing the bacteria, सर एक बार मना कर दीजिए सर जी। अब नेक्स्ट लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सर जी वो मना कर दीजिए। इतनी देर से गाना बजाते हैं, पढ़ना नहीं है उनको, बैठ के गाना बजा रहे हैं। the chemical cause caused by the oxidation of cells, by the oxidation of cell membrane of microorganism, which caused the result, again which caused the result, which caused the result of the loss of structure and lead to lysis of cell, ठीक है। नेक्स्ट एक लिखिएगा एक फेनोलिक्स, एक हिंदी और फेनोलिक्स, ये चौथा है इसमें केमिकल्स में, चौथा
फेनोलिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं ये जनरली सोप वगैरह जो होता है। अरे फिनाइल में भी तो होता है। हाँ घर में जो फिनाइल लगता है। फिनाइल, उसके अलावा देखते नहीं फिनाइल जब आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा वो क्या करता है गाज टाइप का छोड़ता है ना। तो सोप वगैरह जो होता है ना, जैसे जितने भी आप लाइफ बॉय या डिटॉल देखे हो ना, उसमें लिखा रहता है कि किल द 99.9% जर्म्स। यस सर। तो मतलब उसमें फेनोलिक्स का यूज किया जाता है। तो फेनोलिक्स ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो क्या करेगा कि सोप वगैरह में यूज किया जाएगा, और वो एक कह सकते हैं कि सोप तो मान लीजिए वो झाग जो उत्पन्न करता है ना, लेकिन झाग उत्पन्न करने के बाद आप देखे होंगे हर साबुन का कोई पर्टिकुलर वो होता है, स्मेल होता है। तो उस स्मेल के जरिए वो फेनोलिक्स क्योंकि अलग अलग केमिकल्स के रूप में वो यूज किए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करेंगे और जनरली वो जो यूज करेंगे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसको क्या करेंगे कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करेंगे। जैसे आप जो सोडा वगैरह यूज करते हो देख रहे हैं ना, उसमें भी फेनोलिक्स के कंपोनेंट होते हैं ना, और फेनोलिक्स के कंपोनेंट होंगे तो मतलब वो उस माइक्रोब्स वगैरह को किल करेंगे। चाहे आप एक बॉडी सॉप के रूप में यूज करिए, चाहे क्लॉथेस सॉप के रूप में यूज करिए ना, या कोई और केमिकल दूसरे ऑब्जेक्ट पे यूज करिए, तब भी वो उसको क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। एक लाइन इसमें लिख लीजिए, ठीक है। इट इज यूज्ड in disinfection, एंटीसेप्टिक्स जो क्रीम वगैरह आप यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक्स माउथ वॉशेस, हेड वॉशेस, क्या क्लास में है, माउथ वॉशेस, हेड वॉशेस, शैम्पू को, और माउथ वॉशेस मतलब फेस वॉश। हाँ वही जानते हो, सॉफ्ट जो लोग बेटर करते हैं फेस और माउथ में अंतर हो जा रहा है सर। माउथ वॉश में फिनॉल रहेगा तो मुँह जल नहीं जाएगा। हमें क्या पता तो केमिकल होता है तो कहाँ से माउथ वॉश से वही ना। अच्छा माउथ वॉशेस और फेस वॉश, फेस वॉश में डालेंगे। माउथ वॉश मतलब टूथपेस्ट का। हाँ अच्छा लिक्विड जो माउथ फ्रेशनर्स वगैरह जो हम यूज करते हैं ना, माउथ फ्रेशनर्स यूज करते हैं ना, जैसे कोई ऐसा होता है चॉकलेटी या वो सब जो हम च्युइंगम या वो सब यूज करेंगे तो वो भी माउथ फ्रेशनर्स यूज करते हैं ना, जैसे रूम फ्रेशनर्स होता है, बाथरूम फ्रेशनर भी रहता है। बाथरूम फ्रेशनर ओडोनिल अब अलग अलग क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं कि ये फेनोलिक्स के कंपोनेंट हैं। एक और दिखा दे इसमें, हेलोजेनिक होता है। उसको सुन लो, नहीं लिखिए मत, जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर भी यूज किया जाता है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को रखता है सिल्वर ना। जैसे हम वो यूज करते हैं, देखो सिल्वर पेपर का, सिल्वर का वो जो सिल्वर पेपर जो रहता है सर, मिठाइयाँ चिपकाया जाता है। हाँ मिठाइयाँ कुकरा जो करते हैं, तो वो जनरली छेना वगैरह जो होता है तो उसके ऊपर हम काजू कतली पे ज़्यादा रहता है ना, बहुत पतला वो होता है, और जैसे आप वो यूज करेंगे तो वो भाई उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करेगा ना, क्योंकि भाई मिठाई वगैरह देखो बर्फियन पे ज़्यादा लगता है, मतलब माइक्रोब जब उस पर अटैक करेंगे तो 2-4 दिन ज़्यादा हो जाता है टाइम ना, तो वो क्या होगा भाई स्मेल करना लगता है। नहीं तो अगर हम उस मिठाई को क्या करेंगे फ्रिज वगैरह में या उसमें रखे रहेंगे तो भाई वो
नहीं वो करेगा, माइक्रो वो करेगा, समझे कि नहीं? तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कर सकते हो कि स्टरलाइजेशन का ये टेक्निक। अब हेडिंग एक डालिएगा, आप कर दिए। नहीं आप बोल रहे थे। जैसे कुछ फिजियोकेमिकल्स भी होते हैं, उसको भी सुन लोगे। फिजियोकेमिकल्स भी होते हैं जो स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, जैसे स्टीम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम स्टीम यूज करें ना, तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम यूज करें तो वो जनरली क्या करेगा कि इनकी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड अगर खाली यूज कर रहे हैं वैसे केमिकल्स के रूप में तो ये केमिकल्स में आ जाएंगे, लेकिन अगर उसका हम स्टीम यूज कर देंगे तो दोनों में आ जाएगा, क्योंकि फिजियो और फिजियोकेमिकल में आ जाएगा। तो उस स्टीम के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोब्स वगैरह को किल कर सकते। सर इससे सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सभी तो किल होते नहीं होंगे। हाँ देखो सर वो किल होते होंगे जो लिविंग है, जो उसमें नॉन लिविंग है जिससे वो सुटेबल हो पाएंगे तब वो जाके लिविंग होंगे, वो तो नहीं डेड होते होंगे। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। आप लोग एक पढ़े होंगे स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी ना, क्या स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसे कोरोना हम लोगों को ही केवल हुआ, लेकिन इस सोसाइटी में जितने भी और ऑर्गेनिज्म थे उनको किसी को नहीं हुआ। काहे नहीं? क्योंकि उसमें स्पीसीज इम्यूनिटी काज होता है ना, उसमें प्रत्येक जितने भी स्पीसीज होते हैं अपना इम्यूनिटी काज। अब बंदर को कहोगे कि टाइफाइड वगैरह जल्दी हो सकता है क्या? वो जनरली बंदर को हो सकता है, लेकिन बफेलो या इन सबको नहीं होगा। बंदर क्योंकि हमारे वो एंसेस्टर थे और हमारा उनका डीएनए लगभग क्या होता है कुछ हद तक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस मैच करेगा ना, तो उनको तो हो सकता है। तो इसीलिए जैसे हम अगर नॉनवेज खाते हैं ना, तो अगर हम मीट वगैरह को खा रहे हैं तो इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। काहे? क्योंकि हमारे क्लोजेस्ट रिलेटेड हैं, वो भी मेमेलिया के, हम भी मेमेलिया। लेकिन अगर हम वही फिशेस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो हमको इन्फेक्शन होने का या डिजीज होने का ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा? क्योंकि भाई वो एक दो हमको करने के बाद क्या होते हैं, जैसे एक दो जनरेशन के पहले के आप जब सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ोगे ओरिजिन, तो एक पहले आपके पीसीज बने, फिर पीसीज से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से एवीज, एवीज से मेमेलिया ना। तो भाई अब उस मेमेलिया में भी हम लोग ऑर्डर किसमें है? होमिनिडी में। किसमें है? होमिनिडी में ना। अब ऑर्डर में भी उसमें क्लास और ऑर्डर में भी वेरिएशन होता है ना। तो हम अगर उसको एवॉइड करें ना, दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म खाएं तो